Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we will start the chapter number 4 of manual therapy, which is OMT evaluation, orthopedic manual therapy evaluation. इसके यहाँ पे गोल्स लिखे हुए हैं कि OMT evaluation हम किस लिए करते हैं, उसके गोल्स क्या क्या हैं। सबसे पहले फिजिकल डायग्नोसिस के लिए, ठीक है, जिसमें हम पेशेंट का फिजिकल और बायोमैकेनिकल डायग्नोस बनाएंगे। इंडिकेशन और कॉन्ट्रा इंडिकेशन देखने के लिए, ये देखने के लिए कि ट्रीटमेंट में हमने क्या करवाना है और क्या नहीं करवाना। मयरिंग द प्रोग्रेस, पेशेंट की प्रोग्रेस मयर करने के लिए कि आइदर जब हम उसकी ट्रीटमेंट करवा रहे हैं तो पेशेंट के साइन एंड सिम्टम्स में क्या प्रोग्रेशन आ रही है, आइदर के साइन एंड सिम्टम्स कम हो रहे हैं या ज़्यादा हो रहे हैं, वो डिफाइन करेगा हमारे ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल को। उसके बाद OMT वैल्यूएशन डिपेंड करती है दो चीज़ों पे, एक तो पर्पस ऑफ द पेशेंट विजिट के पेशेंट हमारे पास क्यों आया, और द सेटिंग इन विच मैनुअल थेरेपी प्रैक्टिस, मैनुअल थेरेपिस्ट किस सेटिंग में किस इन्वायरमेंट में प्रैक्टिस कर रहा है। अब पेशेंट हमारे पास दो वजह से आता है, या तो वो अपनी पेन को लेकर आता है या तो वो ऑप्टिमाइज ओवरऑल हेल्थ को करवाने के लिए आता है। पेन को ख़त्म करवाने आएगा तो हमने हमारा गोल क्या होगा, पेशेंट की पेन को ख़त्म करना। लेकिन वो अगर ओवरऑल हेल्थ को अपनी ऑप्टिमाइज़ करने या वेलनेस के लिए आया तो फिर हमारा गोल क्या होगा, उसकी हेल्थ मेंटेन या फिर इम्प्रूव करने के लिए। सबसे पहला पॉइंट था फिजिकल डायग्नोसिस, तो हम यहाँ पे फिजिकल डायग्नोसिस देख लेते हैं। फिजिकल डायग्नोसिस में हम क्या करेंगे कि मैनुअल थेरेपिस्ट होगा जो पेशेंट से हिस्ट्री लेगा। हियर में क्या आएगा, पेशेंट से उसने हिस्ट्री ली, सी किया कि कोई अबनॉर्मेलिटी तो नहीं है, स्वेलिंग इन्फ्लेमेशन वगैरह, और फील करेगा थ्रू फिजिकल एग्जामिनेशन, क्या फील करेगा, एंड फील को, ठीक है। और फिर उसका फिजिकल डायग्नोसिस निकालेगा। अब जो फिजिकल डायग्नोसिस है ना, वो एक मॉडल पे बेस करता है जो कि सोमैटिक डिसफंक्शन है। अब सोमैटिक डिसफंक्शन क्या होता है, कि सोमैटिक सिस्टम का डिसफंक्शन। सोमैटिक सिस्टम इंक्लूड्स मस्कुलर स्केलेटल नर्व्स एंड लिम्स, ठीक है ना। उसके अंदर कोई एबनॉर्मेलिटी आई है, डिसफंक्शन आई है, ठीक है। और ये आगे से हमारे पास इंटरडिपेंडेंट है बिटवीन द रिलेशनशिप ऑफ मस्कुलर स्केलेटल साइन एंड सिम्टम्स। अगर इस बात को हम समझें तो इसके एग्जांपल हम ये ले सकते हैं कि एक पेशेंट ने कहा मैं इस पॉइंट से आर्म ऊपर नहीं ले सकता, आई कांट टेक द आर्म बियॉन्ड दिस पॉइंट, ठीक है। ये क्या था, ये पेशेंट ने हमें अपना सिम्टम बताया और फिर हमने जो उसको असेस किया तो हमारे पास साइन आया कि इसके अंदर कोई जॉइंट रिस्ट्रिक्शन है। तो जो पेशेंट ने बताया वो सिम्टम है, जो हमने फील किया या एग्जामिन किया वो हमारे पास साइन है। इन दोनों के दरमियान जो रिलेशनशिप होगा वो हमारे पास डिफाइन करेगा कि कोई सोमैटिक डिसफंक्शन है। जॉइंट इज सोमैटिक सिस्टम का पार्ट है ना, तो फिर हमें पता चल गया कोई सोमैटिक डिसफंक्शन है, ठीक है। फिर इन द प्रेजेंस ऑफ सोमैटिक डिसफंक्शन, अगर तो सोमैटिक डिसफंक्शन होगा तो देयर मस्ट एग्जिस्ट अ को रिलेशनशिप बिटवीन द मस्कुलोस्केलेटल साइंस एंड द प्रोडक्शन इंक्रीज और एलिवेशन ऑफ सिम्टम्स ड्यूरिंग द रेलिवेंट एग्जामिनेशन प्रोसीजर। जब हम एग्जामिनेशन करेंगे तो हमारे पास, जब सोमैटिक डिसफंक्शन होगा तो हमारे पास इनका को रिलेशनशिप हमें नज़र आ जाएगा। उसके बाद है, अगर तो ये रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता था, ठीक है, कि जब हमने पेशेंट ने हमें ये बताया और हमने उसका ये साइन देखा तो फिर हमारे पास मैनुअल थेरेपी से ये कंडीशन ठीक हो जाएगी, रिस्पॉन्स वेल। लेकिन अगर हमारे पास एक कंडीशन पेशेंट बताता है जो कि मैनुअल थेरेपी से ठीक नहीं होती, तो इसका क्या मतलब है कि वो मस्कुलोस्केलेटल और सोमैटिक डिसफंक्शन की पेन ही नहीं थी, वो किसी और ऑर्गन की पेन थी और वो मैनुअल थेरेपी से ठीक नहीं होगी। इस पैराग्राफ में उन्होंने ये बताया। फॉर एग्जाम्पल पेशेंट ने कहा लेफ्ट आर्म पेन है, अब हम उसके लेफ्ट आर्म पेन का ओरिजिन क्या था, एंजाइना था उसको। हम उसकी जितनी मर्जी एक्सरसाइजेज या फिर मोडेलिटीज़ लगा लें उसकी पेन खत्म नहीं होगी क्योंकि उसको एंजाइना है, उसका पेन ही सोमैटिक नहीं है, सोमैटिक डिसफंक्शन नहीं है, ठीक है। उसके बाद है सोमैटिक डिसफंक्शन के कैरेक्टरिस्टिक्स, दो होते हैं जो कि पहले मैंने बताया, सिम्टम्स जो कि पेशेंट बताएगा और साइंस जो कि थेरेपिस्ट एग्जामिन करेगा। सिम्टम्स थ्रू हिस्ट्री से हमें पेशेंट के पता चलेंगे। पेशेंट कहेगा मुझे पेन है, मुझे वीकनेस है, मसल स्टिफनेस, नमनेस, हेडेक, डिजीनेस, चक्कर आते हैं या फिर वॉमिटिंग की फीलिंग, ये सब कुछ हमें पेशेंट बताएगा। और साइंस जो है पेशेंट एग्जामिन करेगा थ्रू फिजिकल एग्जामिनेशन से, वो देखेगा कि आइदर के सॉफ्ट टिश्यू चेंजेस हैं या फंक्शनल चेंजेस हैं। सॉफ्ट टिश्यू चेंजेस में वो क्या देखा कि टिश्यू की टेंशन, इलास्टिसिटी, शेप, टेक्सचर, कलर, टेम्परेचर, ये सब कुछ एग्जामिन करेगा। फंक्शनल में वो देखेगा कि पेशेंट फंक्शन आइदर कैसा फंक्शन कैसा परफॉर्म कर रहा है, आइदर उसकी स्ट्रेंथ एंड्योरेंस कंडीशन नॉर्मल है या इम्पेयर्ड है, मोबिलिटी कैसी है, जॉइंट की, सॉफ्ट टिश्यू की, न्यूरल एंड वेस्कुलर एलिमेंट्स की, ठीक है। फिर इनकी बेस पे वो अपना अपना डायग्नोस बनाएगा। OMT examination technique are designed to reveal the subjective or objective manifestations of somatic dysfunctions. Manifestation mean evidences, ठीक है। और हमने OMT एग्जामिनेशन क्यों करवाई है, पेशेंट की कंप्लेन और अपना ऑब्जेक्टिव एविडेंस को प्रूव करने के लिए या फिर रिवील करने के लिए। यू मस्ट बी एबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन दम इन ऑर्डर टू एडमिनिस्टर अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट, हमें इन दोनों के दरमियान डिस्टिंग्विश करना आना चाहिए ताकि हमें अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट प्लान बनाए। फॉर एग्जाम्पल इसकी एग्जाम्पल से हम ये समझेंगे कि क्या कहना चाह रहे हैं वो यहाँ पे, कि एक पेशेंट है, उसने कहा मैं नी को स्ट्रेट नहीं कर पा रहा, ये पेशेंट की कंप्लेन है, मतलब ये सब्जेक्टिव मैनिफेस्टेशन आ गई हमारे पास। अब ऑब्जेक्टिव मैनिफेस्टेशन क्या होगी कि अब वो क्यों है, मे बी ड्यू टू पेन और सॉफ्ट टिश्यू कॉन्ट्रैक्चर, पेरिफेरल न्यूरोपैथी, इंट्राआर्टिकुलर स्वेलिंग, प्राइमरी मसल डिजीज, लंबर रेडिकुलोपैथी या मेनिस्कल ब्लॉकेज, जितनी भी कॉजेज हैं ये सब कुछ हमारे पास ऑब्जेक्टिव मैनिफेस्टेशंस आएंगी, ठीक है। उसके बाद
हमारे पास 3 मेजर डिफरेंशियल डायग्नोस्टिक डिसीजंस हैं, ठीक है, इन द वैल्यूएशन ऑफ सोमैटिक डिसफंक्शन। वो क्या क्या है कि हमने डिटरमिन करना है कि आइदर प्रॉब्लम है कहाँ, प्रॉब्लम जॉइंट में है या फिर सॉफ्ट टिश्यू में है, न्यूरल स्ट्रक्चर में है। इन सबसे पहले तो हमने डिटरमिन करना है। फिर हमने देखना है कि जॉइंट जो इन्वॉल्व है उसके अंदर हाइपोमोबिलिटी है या हाइपर मोबिलिटी। उसके बाद हमने गोल डिटरमिन करना है कि आइदर गोल क्या है, हमारा गोल हमारा पेन कंट्रोल करना है या बायोमैकेनिकल डिसफंक्शन को इम्प्रूव करना है। पेन कंट्रोल होगा तो हम पहले पेन कंट्रोल करेंगे, डिसफंक्शन को कंट्रोल करना है तो हम फंक्शन की इम्प्रूवमेंट की तरफ अपनी ट्रीटमेंट करवाएंगे। अब एक जो स्किल्ड मैनुअल थेरेपिस्ट होता है वो मेडिकल डायग्नोस से पहले ही, मेडिकली डायग्नोस हमारे पास क्या होता है कि जब हमने एमआरआई लैब रिपोर्ट्स वगैरह करवाई तो वो हमारे पास एक मेडिकल डायग्नोस होगा। लेकिन एक स्किल्ड मैनुअल थेरेपिस्ट है जिसको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, वो मेडिकल डायग्नोसिस से पहले ही पेशेंट को पैल्पेट करके बता देगा कि प्रॉब्लम किधर है और क्या है, ठीक है, वो अपना डायग्नोस बना लेगा। एग्जाम्पल अगर हम देखें तो एक पेशेंट आया, उसने कहा मेरे पास कोई ट्रोमा नहीं हुआ, मुझे बैठे बैठे पेन शुरू हो गई, ठीक है, तो सिम्टम्स ऑफ नॉन ट्रोमेटिक ओरिजिन आया, जैसे कि पेन पेशेंट ने कहा। तो वो किस वजह से हो सकता है, आर्थ्रोसिस जिसमें हमारे पास ऑस्टियोआर्थराइटिस और रूमेटॉइड आर्थराइटिस होते हैं, डिस्कोपैथिस डिस्क बल्ज हो गया है, ठीक है, इस तरह की, या फिर सेगमेंटल पेन सिंड्रोम को डर्माटोलॉजिकल पेन है विद रेडिएटिंग पेन आर ऑफन एसोसिएटेड विद पैपेबल अल्ट्रेशन इन मूवमेंट क्वालिटी। इन कंडीशंस में क्या होगा, एबनॉर्मल एंड फील होगी। तो पेशेंट को जब नॉन ट्रोमेटिक ओरिजिन पेशेंट आके कहेगा तो वो इन सब चीज़ों को पैल्पेट करके असेस करेगा ऑन द बेसिस ऑफ द नॉर्मल या फिर एबनॉर्मल एंड फील, ठीक है। जो पैथोलॉजी की अर्ली स्टेजेस होती हैं, स्टार्टिंग की एजेस होती हैं, उसके अंदर मूवमेंट क्वालिटी पहले चेंज होती है और रिस्ट्रिक्शन मूवमेंट बाद में आती है। मतलब इन्होंने क्या कहा है कि एंड फील बहुत जल्दी एबनॉर्मल हो जाएगी, ठीक है, लेकिन जो रेंज ऑफ मोशन है वो बाद में होगी। अर्ली स्टेजेस पे अल्ट्रेशन इन मूवमेंट क्वालिटी मे बी पैल्पेबल लॉन्ग बिफोर द रिस्ट्रिक्शन इन द रेंज ऑफ मोशन, और रेंज ऑफ मोशन बाद में लिमिटेड होगी। एंड बिफोर द पैथोलॉजी इज अपेरेंट ऑन द डायग्नोस्टिक इमेजिंग स्टडीज़, डायग्नोस्टिक इमेजिंग स्टडीज़ से भी पहले एंड फील बहुत जल्दी अफेक्ट हो जाती है। उसके बाद उन्होंने कहा है रोल ऑफ मैनुअल थेरेपिस्ट इन मेकिंग फिजिकल डायग्नोसिस वेरीज इन डिफरेंट प्रैक्टिस सेटिंग्स। अब मोस्ट ऑफन रेफरिंग फिजिशियन, अब कई फिजिशियन जो है ना वो पेशेंट्स को रेफ़र भी करते हैं फिजिकल थेरेपी के पास, ठीक है। अब एक पेशेंट था, उसको वो गया एक एमबीबीएस डॉक्टर के पास, उसने कहा मुझे लेफ्ट आर्म में पेन है। एमबीबीएस डॉक्टर ने जो है उसको असेस किया और उसकी लैब रिपोर्ट्स करवाई और उसको पता चल गया कि ये एंजाइना की पेन नहीं है, ये तो सिर्फ एक पेशेंट को आर्म में मसल स्पाज्म हुआ हुआ है या फिर उसके मसल टाइट हुए हुए हैं। तो उसने क्या किया, उसको एक मैनुअल थेरेपी के पास भेजिए, वो रेफ़र होके उसके पास आ गया, ठीक है। मैं एमबीबीएस डॉक्टर ने मेडिकल डायग्नोसिस के बेस पे उसको रूल आउट किया, ठीक है। दैट मिमिक अ मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर, ठीक है। लेफ्ट आर्म की पेन जो थी वो एंजाइना की होती है, पेशेंट को लगा एंजाइना की है, उसने मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर का रोल मिमिक किया ना, लेकिन एमबीबीएस डॉक्टर ने जब उसको किया और उसने मैनुअल थेरेपी के पास भेज दिया, तब मैनुअल थेरेपिस्ट ने उसको ऑर्गन सिस्टम रिव्यू नहीं करवाना, एक्सक्लूड या फिर लीव आउट ऑर्गन सिस्टम रिव्यू, क्योंकि वो तो उसका पहले हो चुका है, वो उसको ये पता चल गया है कि उसका कोई इंटरनल ऑर्गन का इशू नहीं है। तो अब हम उसका किस तरह एवेल्युएशन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ द मैकेनिकल, बायोमैकेनिकल और फंक्शनल असेसमेंट करवानी है उसकी, ठीक है, किस तरह के स्पेशल टेस्ट परफॉर्म कराएंगे। अब हमें तो पता चल गया कि अब उसको लेफ्ट आर्म में पेन है, अब हम देखेंगे मसल टाइटनेस है, अगर मसल टाइटनेस है तो किस मसल की टाइटनेस है वो हम देखेंगे थ्रू स्पेशल टेस्ट, ठीक है। और आइडेंटिफाई करेंगे कौन सा स्ट्रक्चर इन्वॉल्व है, जॉइंट इन्वॉल्व है या मसल इन्वॉल्व है, और जो सा भी स्ट्रक्चर इन्वॉल्व है वो किस हद तक इन्वॉल्व है, फंक्शनल स्टेटस ऑफ द इन्वॉल्वमेंट, ठीक है। अब जब हम उसका ट्रीटमेंट अप्लाई करेंगे ना, हमने उसका जब ट्रीटमेंट अप्लाई करनी है इसलिए कि देखने के लिए कि आइदर हमने जो फिज़िकल डायग्नोस किया है उसको अगर हम इस ट्रीटमेंट के साथ ट्रीट करें तो वो क्या ट्रीट हो जाएगी, तो मतलब हम अपना फिज़िकल डायग्नोस जो भी हमने निकाला है उसको कंफर्म करने के लिए हम ट्रीटमेंट ट्रायल करेंगे। ट्रायल यही होती है ना कि अभी बस ट्राई करना है। लो रिस्क ट्राई करेंगे, लो रिस्क का क्या मतलब है कि मोस्ट अप्रोप्रिएट, जो मोस्ट कॉमनली रिक्वायर होती है हमारे पास। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें ट्रैक्शन की, तो मोस्ट ऑफ द कंप्लेंट्स जो है ना वो हमारे पास ट्रैक्शन के साथ ख़त्म हो जाती हैं। तो हाँ, सबसे पहले हम ट्रैक्शन अप्लाई करेंगे, ट्रैक्शन से ठीक नहीं हुई तो अब हम और किसी एवेल्युएशन पे जाएंगे और डिफरेंट ट्रायल यूज़ करेंगे, ठीक है। और फिर हमने फर्दर रिफाइंड और परफॉर्म अदर ट्रायल्स करनी है ताकि हम पेशेंट को रीअसेस करें, ठीक है। द रिजल्ट ऑफ द रीअसेसमेंट आर ऑनगोइंग पार्ट ऑफ एवेल्युएशन प्रोसेस। अभी भी हम इवेल्युएट ही करें ना, अभी हमने अपना कोई बनाया नहीं है प्रोग्राम, अभी हम बस ट्रायल में हैं, तो हम रीअसेस करेंगे। इंडिकेशंस एंड कॉन्ट्राइंडिकेशंस ये हम पता लगाएंगे कि अब कोई भी हमारे पास कंडीशन है इसमें इंडिकेटेड क्या है और कॉन्ट्रा इंडिकेटेड क्या है, ठीक है। अब यहाँ पे उन्होंने कहा है ऐसा कोई भी एक्सरसाइज या कोई भी ट्रीटमेंट प्लान नहीं है जिसकी कोई कॉम्प्लिकेशन ही ना हो। हर ट्रीटमेंट की एक ना कोई कॉम्प्लिकेशन होती है और हमने वो ट्रीटमेंट चूज़ करनी है जिसकी कम से कम रिस्क हो और जिसकी कम से कम कॉम्प्लिकेशन हो, ठीक है।
अब उन्होंने कहा है जब हम मैनुअल थेरेपी ट्रीटमेंट अप्लाई करेंगे तो हमने फिजिकल डायग्नोसिस को अपने जहन में रखना है, ना कि मेडिकल डायग्नोसिस है, क्योंकि मैनुअल थेरेपी हम हमेशा फिजिकल करते हैं ना, ये एक फिजिकल अप्रोच है, तो फिजिकल डायग्नोसिस के बेस पे करना है। अब हम देखेंगे कि जॉइंट प्ले रिस्ट्रिक्शन है या फिर एबनॉर्मल एंड फील है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है जब हम मोबिलाइजेशन परफॉर्म करेंगे। ठीक है, क्या कहा है इन्होंने यहाँ पे इस पैराग्राफ में कि मोबिलाइजेशन के दो क्राइटेरिया हैं। ठीक है, एक है जॉइंट प्ले, एक है एंड फील। अगर हमारे पास एबनॉर्मल या फिर रिस्ट्रिक्टेड जॉइंट प्ले है, जॉइंट प्ले किसी भी डायरेक्शन में रिस्ट्रिक्टेड है या फिर एंड फील एबनॉर्मल है, तो हमारे पास ये इंडिकेशन है कि हमने ग्रेड 3, यहाँ पे ग्रेड 3 लिखना था, तो हमारे पास ये इंडिकेटेड है कि ग्रेड 3 की हमें मोबिलाइजेशन देनी है, स्ट्रेच मोबिलाइजेशन जिसको हम कहते हैं। ठीक है, यहाँ से अगर हम पढ़ लें, आर टू मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया फॉर डिसाइडिंग इफ मोबिलाइजेशन इज इंडिकेटेड। ठीक है, फिर हमने क्या कहा कि ग्रेड 3 स्ट्रेचिंग मोबिलाइजेशन इज इंडिकेटेड व्हेन द मूवमेंट रिस्ट्रिक्शन एंड हैज एबनॉर्मल एंड फील एंड अपीयर रिलेटेड टू पेशेंट सिम्टम्स। ये बात समझ आ गई आपको यहाँ से। उसके बाद उन्होंने कहा है कि एक जॉइंट है वो हाइपोमोबाइल है, मोबिलिटी उसकी कम है लेकिन उसकी एंड फील नॉर्मल है और पेशेंट को कोई पेन भी नहीं है। ठीक है, तो हमने उसको पैथोलॉजिकल नहीं कहना, क्योंकि उसकी एंड फील नॉर्मल है, चाहे वो हाइपोमोबाइल है लेकिन उसकी एंड फील नॉर्मल है, तो उसको हम पैथोलॉजिकल नहीं कहेंगे और ना ही उसको हम ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, और ऐसा क्यों हो सकता है कि कोई कंजेनिटल एनाटमिकल वेरिएशन हो। ठीक है, वो जो सिम्टम्स इन दैट एरिया रेफर फ्रॉम अदर सोर्स, और अगर सिम्टम्स आ रहे हैं तो वो किसी और सोर्स से रेफर्ड होकर आ रहे हैं, क्योंकि उस मसल की तो एंड फील नॉर्मल है, मसल का तो मसला नहीं है, तो फिर कहीं और से रीजन कहीं और होगा पेन का, और यहाँ पर कंजाइनल। और ऐसे में अगर हम थेरेपी देंगे तो वो इट डिडंट सूट वेल, और ना ही उसका कोई फ़ायदा होगा, ये हम चैप्टर 1 में पढ़ चुके हैं। उसके बाद एक पेशेंट है जो कि हमें अलाउ ही नहीं कर रहा कि हम उसको एग्जामिन करें या फिर उसको ट्रीटमेंट करें। ठीक है, क्योंकि वो टॉलरेट ही नहीं कर पा रहा कोई मूवमेंट, उसको इतनी पेन है। ठीक है, तो पहले उसको हम क्या करेंगे कि उसको हम पहले उसकी पेन को ख़त्म करेंगे, सिम्टम को ख़त्म करेंगे, तो फिर ही हम उसको बाद में अप्रोच कर सकते हैं, ट्रीटमेंट अप्रोच। तो वो हम किस तरह करेंगे, ग्रेड 1 और ग्रेड 2 का स्लैग जोन लगा के। अब ये जो ग्रेड 1 और ग्रेड 2 का स्लैग जोन है वो हम पेन रिलीफ और रिलैक्सेशन के लिए करते हैं। पहले हम ये ट्रीटमेंट अप्रोच अप्लाई करेंगे और फिर पेशेंट की फर्दर एग्जामिनेशन करेंगे। यहाँ पे उन्होंने क्या कहा है, नोट कैन नॉट yet टॉलरेट एग्जामिनेशन और स्पेसिफिक ट्रीटमेंट विद बायोमेकेनिकली सिग्निफिकेंट फोर्स। तो फिर विद इन अ स्लैक ग्रेड 1 और 2 स्लैग मोबिलाइजेशन वो अप्लाई करेंगे। अदर पैलेटिव मोडालिटीज़ हमारे पास कौन सी होती हैं, जैसे कि टेंस, हॉट पैक, कोल्ड पैक लगा सकते हैं ताकि पेशेंट को शॉर्ट टर्म सिम्टम्स तो रिलीफ करें। उसके बाद जब सिम्टम्स कंट्रोल हो जाएंगे टेम्परेरीली, तो फिर हमने क्या करना है, पेशेंट अब कंट्रोल कर पाएगा, फिर हम फर्दर एग्जामिनेशन करेंगे और इंटेंसिव ट्रीटमेंट करवाएंगे। जैसे कि अब हम उसको ग्रेड 3 का स्ट्रेचिंग करा देंगे जो कि लास्टिंग इफेक्ट देगा, ये शॉर्ट टर्म इफेक्ट दे रहा था, अब लास्टिंग इफेक्ट इन ग्रेड 3 स्ट्रेचिंग में। अब ये कंडीशन है जिसमें पेशेंट को हाइपोमोबिलिटी है, ठीक है, ड्यू टू मसल स्पाज्म। तो मसल स्पाज्म को हम ट्रीट कर सकते हैं थ्रू रिलैक्सेशन मोबिलाइजेशन इन ग्रेड 1 एंड 2। जो मसल स्पाज्म होता है ना, ये याद रखने के मसल स्पाज्म को रिलैक्सेशन मोबिलाइजेशन से ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन अगर मसल शॉर्टनिंग है तो वो रिलैक्सेशन से ठीक नहीं होगा। ठीक है, अब इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेसिव जॉइंट पेन पेशेंट, यहाँ पे हाइपोमोबिलिटी, अब हम हाइपोमोबिलिटी की बात करें तो हमने वहाँ पे क्या करवानी है, स्टेबलाइजेशन एक्सरसाइजेस करानी है, स्टेबलाइजेशन मेजर्स करनी है। क्यों, क्योंकि पेशेंट को एक्सेसिव जॉइंट प्ले है, हो सकता है कि पेशेंट हाइपर मोबिलिटी की वजह से एक्सट्रीम इनस्टेबल हो जाए उसका जॉइंट, और जॉइंट हो सकता है कि कैप्सूल से बाहर मूव कर जाए, तो इसलिए हमने कभी भी वहाँ पे ग्रेड 3 की स्ट्रेचिंग नहीं करानी। अगर कराएंगे तो जॉइंट हमारे पास इनस्टेबल होकर कैप्सूल से बाहर भी आ सकता है। अब हम देखेंगे कि कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या हैं। कॉन्ट्राइंडिकेशंस हमारे पास डिफरेंट फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। सबसे पहले है विगर ऑफ द टेक्निक, कि हमने टेक्निक कितनी अप्लाई करनी है, अगर हमने रेजिस्टेंस अप्लाई करनी है तो कितनी अप्लाई करनी है, पेशेंट की हमेशा टॉलरेट रेंज में अप्लाई करनी है। उसके बाद हमने देखना है कि हमारा डायग्नोस क्या निकला था, बोथ मेडिकल एंड फिजिकल। पैथोलॉजी की स्टेज देखेंगे, किस स्टेज पे है पैथोलॉजी, ठीक है, ग्रेड 1 2 3 इस तरह से। उसके बाद हम देखेंगे कि रिलेशनशिप बिटवीन मस्कुलोस्केलेटल फाइंडिंग्स, मस्कुलोस्केलेटल फाइंडिंग्स में कि हमारे पास जॉइंट प्ले रेंज कितनी है, या फिर जॉइंट प्ले एंड फील कितनी है। ठीक है, और पेशेंट के सिम्टम्स देखेंगे। इन अदर सर्कमस्टांसिस गुड प्रोफेशनल जजमेंट लिमिट द यूज़ ऑफ मैनुअल कॉन्टैक्ट टेक्निक, फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ पेशेंट रेजिस्टेंस टू ट्रीटमेंट और अनविलिंगनेस टू कोऑपरेट। अब कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि हमने ट्रीटमेंट ही नहीं करवाना, ठीक है, वो रेजिस्ट कर देते हैं इस चीज़ को। तो उन कंडीशंस में एक जो प्रोफेशनल जजमेंट होगी हमारी, वो क्या होगी कि हम तो उसके ऊपर कोई भी डायग्नोसिस या कोई भी ट्रीटमेंट अप्लीकेट ही नहीं कर पाएंगे। उसके बाद है हमारे पास, उन्होंने बताया है कि ग्रेड 1 और 2 मोबिलाइजेशन आप कहीं भी कर सकते हो विद इन द स्लैग जोन। ग्रेड 2 आप कर सकते हो, इंडिकेशन है, क्योंकि उनका मोटिव तो सिर्फ यही है कि उसने पेन और रिलैक्सेशन करनी है। लेकिन ग्रेड 3 में हमारे पास काफ़ी कॉन्ट्राइंडिकेशंस आ जाती हैं जो कि हम नीचे देखेंगे। अब ग्रेड 3 कॉन्ट्राइंडिकेशंस मोबिलाइजेशन
की भी होती हैं और मैनिपुलेशन की भी होती हैं। अब जो मोबिलाइजेशन होती है ना, वो तो है एक मोबाइल करना है किसी भी जॉइंट को या मसल को, लेकिन एक मैनिपुलेशन भी हमारे पास होती है। मैनिपुलेशन जो है पेशेंट के कंट्रोल में नहीं होती और पेशेंट को पता भी नहीं चलता कि ये हमने कब करना है, क्योंकि ये हम हाई वेलोसिटी थ्रस्ट के साथ देते हैं। ये एक हाईली स्किल्ड और नॉलेज एबल पर्सन परफॉर्म करता है, ठीक है। अब हमने देखना है कि जनरल कॉन्ट्राइंडिकेशंस देखेंगे और स्पेसिफिक कॉन्ट्राइंडिकेशंस देखेंगे ऑफ ग्रेड 3 स्ट्रेच मोबिलाइजेशन। ग्रेड 3 की ही क्यों देख रहे हैं, क्योंकि ग्रेड 1 और 2 विद इन द स्लैग जोन हम प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन ग्रेड 3 की कॉन्ट्राइंडिकेशंस होती हैं। अब ये क्या इंडिकेशंस हैं, जहाँ पे बॉडी टॉलरेट ना कर पाए किसी भी मूवमेंट को, बॉडी में इतनी ताकत ही नहीं है, पेशेंट अलाउ ही नहीं कर पा रहा कि मैं ये कर ही नहीं सकता, ग्रेड 3 की वहाँ पे नहीं करवानी। और जहाँ पे रिस्क ऑफ इंजरी हो, ठीक है, हमें डर हो कि यहाँ पे कोई लिगामेंट टीयर हो सकता है, कुछ भी ऐसा हो सकता है, वहाँ पे भी हमने यहाँ ग्रेड 3 नहीं करवाना। फॉर एग्जांपल अगर बात करें कोई पैथोलॉजिकल चेंजेस, नियोप्लाज्म, कैंसर, इन्फेक्शन, ऑस्टोपीनिया, कोलेजन वेस्कुलर डिजीजेज हैं, ठीक है, मैसिव डीजेनरेटिव चेंजेस चल रहे हैं बॉडी में, लॉस ऑफ स्केलेटन लिगामेंट स्टेबिलिटी, या हो सकता है लिगामेंट टूट जाए, लिगामेंट टीयर हो जाए, ठीक है। उसके बाद सर्टेन कंजेनिटल एनोमैलीज या एनोमैलीज एंड पैथोलॉजिकल चेंजेस इन वेसल्स, कोगुलेशन प्रॉब्लम्स और डर्माटोलॉजिकल प्रॉब्लम्स एग्रीगेटेड बाय स्किन कंटेंट। अब डर्माटोलॉजिकल प्रॉब्लम्स में क्यों नहीं करवाएंगे, फॉर एग्जांपल एक जगह पे कट बना था या फिर एब्रेशंस थे, वहाँ पे अगर हमने स्ट्रेच करवाएंगे, स्ट्रेच मोबिलाइजेशन अप्लाई की, वहाँ से जो स्किन होगी वो भी तो स्ट्रेच होगी, जब स्किन स्ट्रेच होगी तो कट ओपन भी हो सकता है, ठीक है, उसकी वजह से वहाँ ब्लीडिंग स्टार्ट हो सकती है। आगे मूव करें तो ग्रेड 3 स्ट्रेच मोबिलाइजेशन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड फॉर जॉइंट्स विद एक्टिव इन्फ्लेमेशन, जहाँ पे कोई इन्फ्लेमेशन चल रही हो जॉइंट की, वहाँ पे भी हम नहीं करवाएंगे, ठीक है। लेकिन अब जो हमारे पास इन्फ्लेमेटरी डिजीजेज होती हैं सच एज र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस और ऑस्टियोआर्थराइटिस, उसमें ऐसा नहीं है कि हम ग्रेड 3 स्ट्रेचिंग नहीं करवा सकते, उसमें हम करवा सकते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू ग्रेडिंग ऑफ द डिजीज़ करवा सकते हैं। पहले हम देखेंगे कि डिजीज़ की कौन सा ग्रेड चल रहा है, उसके अकॉर्डिंगली करवाएंगे, ठीक है। और अगर एक इलनेस है या कोई डिजीज़ है वो इनएक्टिव है, क्विसेंट स्टेज का मतलब है इनएक्टिव स्टेज है, और वहाँ पे इन्फ्लेमेशन भी नहीं है, तो तब भी हम वहाँ पे करवा सकते हैं ग्रेड 3 की मोबिलाइजेशन। इसके अलावा कहाँ कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, जहाँ पे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का कोई डिसऑर्डर चल रहा हो, ठीक है, मतलब कि पेरिफेरल न्यूरोपैथीज है, फॉर एग्जांपल डायबिटीज़ मेलाइटस के पेशेंट में अगर हमने फॉर एग्जांपल उनको हम थोरेसिक मोबिलाइजेशन देते हैं, तो हो सकता है कि उनकी हाइपरवेंटिलेशन ट्रिगर हो जाए, लो शुगर लेवल एंड लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, ठीक है। तो यहाँ पे एएनएस के पेशेंट्स में हमने मोबिलाइजेशन नहीं करवानी। फिर स्पेसिफिक कॉन्ट्राइंडिकेशंस, जहाँ पे मोबाइल जॉइंट हाइपोमोबाइल होगा, जहाँ पे हाइपर मोबाइल होगा, ठीक है, जहाँ पे हमारे पास प्रोटेक्टिव मसल स्पाज्म होगा, यहाँ पे हमने ग्रेड की स्ट्रेचिंग कॉन्ट्राइंडिकेटेड हो जाएगी। और पॉजिटिव स्क्रीनिंग टेस्ट अगर आ गया, वहाँ पे भी नहीं करवानी। स्क्रीनिंग टेस्ट हम आगे जाके ब्रीफली देखेंगे फर्दर इस चैप्टर में ही, ठीक है। अब हमने पेशेंट की प्रोग्रेस मेजर करनी है। इसमें क्या करेंगे, पेशेंट्स कंडीशन, चेंज इन पेशेंट कंडीशन, पेशेंट की कंडीशन में क्या चेंज आया वो हम असेस करेंगे, ठीक है। वन और मोर डोमिनेंट सिम्टम्स एंड कंपेयर दिस चेंजेस विद रूटीन स्क्रीनिंग टेस्ट एंड पेशेंट्स डोमिनेंट साइंस। फॉर एग्जाम्पल अब एक हमने पेशेंट था गेंग्लियन सिस्ट का, गेंग्लियन सिस्ट में क्या होता है, हमारे पास ना फ्लूइड फील्ड बम्प हो जाता है ऑन द रिस्ट, ठीक है, और आउटपाचिंग ऑफ साइनोवियल मेम्ब्रेन हो जाती है। अब इस केस में जो है ना, हमारे पास पेशेंट पेन लेकर आता है इधर रिस्ट पे ही, और हमारे पास वहाँ पे स्वेलिंग और टेंडरनेस हुई होती है। अब जब हमने उसको इस गैंग्लियन सिस्ट के पेशेंट को ना आइसिंग करवाएंगे इन द एक्यूट फेज, तो अगर तो आइसिंग करने से उसकी पेन खत्म हो रही है, स्वेलिंग और टेंडरनेस भी खत्म हो रही है, तो ये हमारे पास इंडिकेशन है कि जो हम लोग ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल अप्लाई कर रहे हैं ना, वो ठीक प्रोटोकॉल अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि पेशेंट के जो साइन एंड सिम्टम्स हैं वो कम हो रहे हैं, ठीक है। A relevant sign of one that is reproducible and related to the patient chief complaint that signs improved as the patient symptoms improve and the sign worsens when the patient symptoms worsens। अब पेशेंट के साइन और सिम्टम्स दोनों ने साइड बाय साइड चलना है। अगर तो साइंस बेटर होंगे तो सिम्टम्स भी बेटर होंगे, और अगर सिम्टम्स बेटर होंगे तो साइंस भी बेटर होंगे, ठीक है। ये उन्होंने बात बताई है यहाँ पे। और अगर एक पेशेंट है, ठीक है, उसको हमने ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल दिया, ठीक है, और लेकिन उसकी जो है वो नॉर्मल नहीं हुई, फंक्शन उसका नॉर्मल नहीं हुआ, तो फिर हमने क्या करना है, रीअसेस करना है। अगर हम यहाँ से देखें, पीरियोडिक रीअसेसमेंट ऑफ पेशेंट्स चीफ कंप्लेन एंड डोमिनेंट फिजिकल साइंस ड्यूरिंग अ ट्रीटमेंट सेशन रिक्वायर्स ट्रीटमेंट प्रोग्रेशन, ठीक है। इफ़ रीअसेसमेंट रिवील्स नॉर्मलाइजेशन ऑफ फंक्शन, ट्रीटमेंट के बाद पेशेंट का फंक्शन नॉर्मल हो गया और उसके सिम्टम्स भी डिक्रीज़ हुए हैं, ठीक है, तो देन हमने जो ट्रीटमेंट है वो हमें पता चल गया ठीक अप्लाई करें और ट्रीटमेंट को कंटिन्यू कर देना है, ठीक है। उसके बाद अगर फंक्शन जो है वो नॉर्मलाइज नहीं हुआ, अब हमने उसको रीअसेस करना है, ठीक है। दोबारा से असेस करेंगे कि हम ट्रीटमेंट आइदर ठीक नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, या ट्रीटमेंट की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है, या पोजीशन या फिर टेक्निक नहीं ठीक हमारी ट्रीटमेंट की, इसलिए पेशेंट की नॉर्मल फंक्शनिंग भी नहीं आ रही है और ना ही पेशेंट के साइन एंड सिम्टम्स डिक्रीज़ हो रहे हैं। तो इसलिए फिर हम
फर्दर इवेल्युएट करेंगे। अब है OMT के एलिमेंट्स। OMT वैल्यूएशन के 4 एलिमेंट्स है: स्क्रीनिंग एग्जाम, डिटेल्ड एग्जाम, ठीक है, और फिर हमारे पास मेडिकल डायग्नोस्टिक स्टडीज़ एंड डायग्नोसिस एंड ट्रायल ट्रीटमेंट। अब ये जो स्क्रीनिंग एग्जाम है, ये याद रखना हमेशा कि ये हम रीजन ऑफ द बॉडी वेयर द प्रॉब्लम इज़ लोकेटेड इसलिए करते हैं, ठीक है। ये शॉर्ट एग्जाम है जिसमें हम सिर्फ ये देखेंगे कि बॉडी के किस रीजन में पेन है, ठीक है, और फिर हम डिटेल एग्जामिनेशन करेंगे। डिटेल एग्जामिनेशन में हम 4 चीज़ें मजीद देखेंगे: पेशेंट की हिस्ट्री लेके, इंस्पेक्शन, टेस्ट ऑफ फंक्शन एंड पैल्पेशन, न्यूरोलॉजिकल एंड वेस्कुलर एग्जामिनेशन करेंगे। हिस्ट्री में हम क्या करेंगे कि पेशेंट से पूछेंगे कि उसकी चीफ़ कंप्लेन क्या है, वो किस कंप्लेन को लेकर यहाँ पे आए हैं, ठीक है। उसकी पास्ट मेडिकल हिस्ट्री क्या है, उसकी रिलेटेड पर्सनल हिस्ट्री क्या है, ठीक है, पहले ये कंडीशन उसकी रह चुकी है या नहीं। फैमिली हिस्ट्री, फैमिली में उसकी कोई डिजीज़ वगैरह तो नहीं चल रही है। सिस्टमिक रिव्यू करेंगे कि उसके पूरी बॉडी के सिस्टम्स को हम एक ओवरव्यू लेंगे। एंड इस जब हम पेशेंट की हिस्ट्री ले लेते हैं तो आधा डायग्नोस हम अपना वहाँ से बना लेते हैं और फिर उस डायग्नोस को हम फर्दर एग्जामिनेशन से कंफर्म करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो भी पेशेंट ने हमें चीज़ें बताई हैं, आइदर वो मस्कुलोस्केलेटल हैं कि नहीं है, और वो फिजिकल थेरेपी से ट्रीट होंगी या नहीं होंगी। उसके बाद हम पेशेंट की बॉडी को इंस्पेक्ट करेंगे, देखेंगे पेशेंट का पोस्चर कैसा है, पेशेंट की शेप क्या है, बॉडी शेप क्या है, बोन्स की शेप क्या है, पेशेंट की स्किन कैसी है, आइदर पेशेंट की स्किन पेल है या रेडनेस है। असिस्टिव डिवाइस, पेशेंट की असिस्टिव डिवाइस सच एज क्रचेज़ वगैरह तो नहीं यूज़ कर रहा, और पेशेंट एडीएस नॉर्मली परफॉर्म कर रहे हैं या नहीं। और फिर हम टेस्ट ऑफ फंक्शन मतलब स्पेशल टेस्ट परफॉर्म करेंगे देखने के लिए कि लेयर और यहाँ पैथोलॉजी इंट्राट्रिकुलर या एक्स्ट्राट्रिकुलर है। पैल्पेट करेंगे कि कोई एडीमा व टेंडरनेस ट्रिगर पॉइंट तो नहीं है, टिश्यू करेक्टरिस्टिक और स्ट्रक्चर्स देखेंगे, और न्यूरोलॉजिकल और वेस्कुलर एग्जामिनेशन करेंगे, पेशेंट के रिफ्लेक्सेस चेक करेंगे, ठीक है, और वेस्कुलर टेस्ट परफॉर्म करेंगे। उसके बाद हम पेशेंट को कहेंगे कि वो अपना MRI करवा कर लाए या फिर वो अपना एक्सरे वगैरह, ये सब कुछ हम मेडिकल डायग्नोसिस में देखते हैं। उसके बाद हम परफॉर्म करेंगे डायग्नोसिस एंड ट्रायल ट्रीटमेंट। अब उन्होंने क्या कहा है कि इस पैराग्राफ में उन्होंने पिछली बातें रिपीट की हुई हैं कि देयर मस्ट एग्जिस्ट अ को रिलेशनशिप बिटवीन पेशेंट के साइन एंड सिम्टम्स, ठीक है, और ये रिलेशनशिप हमें सजेस्ट करेंगे कि मैकेनिकल कंपोनेंट टू अ प्रॉब्लम क्या है, ठीक है, और जब हम उसको मैनुअल थेरेपी से ट्रीट करेंगे तो उसका रिस्पॉन्स क्या आएगा, ठीक है। उसके बाद कंस्टिलेशन मतलब कंडीशन ऑफ साइन एंड सिम्टम्स रिलीव्ड ड्यूरिंग द फिजिकल एग्जामिनेशन इंडिकेट्स नेचर एंड स्टेज ऑफ पैथोलॉजी। इस बात का क्या मतलब है कि जब हम पेशेंट को फिजिकल एग्जाम करेंगे तो साइन एंड सिम्टम्स की कंडीशन अगर वो इंक्रीज़ हो रहे हैं या डिक्रीज़ हो रहे हैं, वो हमारे पास पैथोलॉजी की नेचर और स्टेट को इंडिकेट करेंगे और ट्रीटमेंट प्लान की बेसिस बनाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें यहाँ पे, तो उन्होंने कहा एक पेशेंट है, उसने कहा कि मैं नी को स्ट्रेट नहीं कर पाता हूँ, अनएबल टू स्ट्रेट द नी। तो फिर हम डिटर्मिन करेंगे कि लिमिटेशन क्यों आ रही है इन स्ट्रेटनिंग द नी। आइदर वो ड्यू टू पेन है, ठीक है, ड्यू टू हाइपोमोबिलिटी है, या फिर मसल वीकनेस है, या कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल ऑफ 3 और 2 है। अब जो पेन है वो लंबर रेडिकुलोपैथी तो नहीं है, क्योंकि हमारे पास नर्व्स ओरिजिनेट होती है ना थ्रू थ्रू लंबर स्पाइन, तो हम देखेंगे कि लंबर रेडिकुलोपैथी तो नहीं है, रेफर्ड पेन जो आ रही है। उसके बाद हम देखेंगे पेशेंट में हाइपोमोबिलिटी तो नहीं है, टिश्यू कॉन्ट्रैक्चर, स्वेलिंग, मेनिस्कल ब्लॉक, नर्व रूट एडहेशंस हो। फिर देखेंगे कोई वीकनेस, पेरिफेरल न्यूरोपैथी, या फिर प्राइमरी मसल डिजीज़ हो, या फिर इन सब डिजीज़ का डिसऑर्डर्स का कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो सबसे पहला था हमारे पास स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन। स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन एक शॉर्ट एग्जाम है जिसमें हम आइडेंटिफाई करेंगे कि बॉडी ऑफ द रीजन वेयर प्रॉब्लम इज़ इंडिकेटेड, ठीक है, बॉडी के किस रीजन में प्रॉब्लम इंडिकेटेड है, और ये हमें बताएगा कि हमारा डायग्नोसिस क्या है और हमने उसके अकॉर्डिंगली इमीडिएट ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है, ठीक है। द स्क्रीनिंग कैन लेड टू वन ऑफ द फॉलोइंग 3 थिंग, और स्क्रीनिंग से हमें 3 चीज़ें पता चल सकती हैं। या तो हमें डायग्नोसिस, जहाँ पे जैसे इन्होंने कहा डायग्नोसिस पता चल जाएगा, ठीक है, मे बी मेड इफ़ द फिजियोलॉजिकल साइंस आर टू ऑब्वियस, ठीक है, पेशेंट के साइंस इतने वाजिया हैं कि हमने स्क्रीनिंग टेस्ट से ही कंफर्म कर लिया है कि पेशेंट की कंडीशन या फिर पेशेंट को क्या मसला क्या है उसका, ठीक है। फॉर एग्जांपल पेशेंट ने आके हमें बताया कि मैंने हील्स पहनी थी और मैं गिर गई और मेरा एंकल ट्विस्ट हो गया, ये पेशेंट ने हिस्ट्री दी। अब हमने जब उसको एग्जामिन किया तो हमने देखा कि वहाँ स्वेलिंग और रेडनेस थी। तो अब हमें इन दोनों की स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन की बेस पे हमने अपना डायग्नोस बना दिया कि पेशेंट को एंकल स्प्रेन है। अगर कोई ऐसी कंडीशन है कि जिसमें हमारे पास इन्फॉर्मेशन इनसफिशेंट है और हमने उसके अकॉर्डिंगली डायग्नोस नहीं बन सकता, हम उतनी सी डाटा पे उतनी सी इन्फॉर्मेशन पे हम अपना डाटा नहीं बना सकते, तो हमने फर्दर डिटेल एग्जामिनेशन करनी होगी। और स्क्रीनिंग टेस्ट में कॉन्ट्रा इंडिकेशन भी पता चल जाएगी कि हमने पेशेंट को क्या नहीं करवाना। फॉर एग्जांपल हो सकता है कि कोई ऐसी कंडीशन हो कि उसमें मैनुअल थेरेपी का काम ही ना हो, उसमें कोई फिजिशियन का काम ही हो, तो फिर हमने उसको रेफ़र कर देना, ठीक है। और जो हम स्क्रीनिंग टेस्ट प्रोवाइड करेंगे तो उसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि हमने एक ही सीक्वेंस में चलना है। हम प्रॉब्लम को डिटर्मिन करेंगे और साथ साथ प्रोसीड करेंगे, ठीक है ना। नोट टू ओवर एग्जामिन, ऐसा नहीं करना हमने कि पेशेंट से इतनी ज़्यादा एग्जामिनेशन करवा लें कि पेशेंट को पेन स्टार्ट हो जाए, ठीक है, ऐसा भी नहीं करना। और अपनी स्क्रीनिंग टेस्ट को मॉडिफ़ाई कर लेना, ठीक है, साथ-साथ मॉडिफ़ाई, ऐसे एक रिजिड या स्ट्रिक्ट प्लान पे नहीं हमने लेना रहना।
ठीक है। उसके बाद जैसे ही हम पेशेंट से मिलेंगे तो हमने अपनी एग्ज़ामिनेशन को प्लान कर लेना है और उसको मॉडिफ़ाई करते रहना है। और हमने यहाँ पे ये भी ख़्याल रखना है कि हमने ऑल इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेनी है। हिस्ट्री में कोई चीज़ हमारे पास छूटनी नहीं चाहिए, ठीक है। उसके बाद स्क्रीनिंग एग्ज़ाम इज़ यूजुअली ब्रीफ, छोटा सा होता है और इसके रिज़ल्ट्स हमें बता देते हैं कि डायग्नोज़ निकल आया या फिर हमें फर्दर डिटेल्स एग्ज़ामिनेशन चाहिए, ठीक है। और ये हमें ये भी बताएगा कि टाइप ऑफ द प्रॉब्लम वेयर इट एग्जिस्ट, रीजन ऑफ द बॉडी वाली बात। उसके बाद अगर डायग्नोज़ अभी भी हमारे पास अनक्लियर है तो हम क्या करेंगे, फर्दर एग्ज़ामिनेशन करेंगे, जो कि आगे हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि डिटेल एग्ज़ामिनेशन कैसे करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक वही है। उसके बाद स्क्रीनिंग एग्ज़ामिनेशन में जो है ना, वो हमारे पास एग्जैक्ट स्क्रीनिंग एग्ज़ामिनेशन रिक्वायर क्लिनिकल एक्सपीरियंस एंड मास्टर इन डिटेल एग्ज़ामिनेशन, वो कैसे हमारे पास आएगी, जब हम मुसलसल प्रैक्टिस करते रहेंगे, पेशेंट्स को देखेंगे। अब जो अनस्किल्ड प्रैक्टिशनर है वो क्या करेगा, वो एक एफिशिएंट स्क्रीनिंग एग्ज़ामिनेशन तो नहीं कंडक्ट कर सकता ना, क्योंकि अभी वो अनस्किल्ड है। जैसे जैसे वो स्किल्ड होता जाएगा, उसको क्लिनिकल एक्सपीरियंस आता जाएगा, उसकी स्क्रीनिंग एग्ज़ामिनेशन बेहतर होती जाएगी। इसलिए पहले ज़रूरी है कि हम डिटेल एग्ज़ामिनेशन और क्लिनिकल एक्सपीरियंस गेन करें ताकि हमें एक बेहतर स्क्रीनिंग एग्ज़ामिनेशन आ सके।